हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप लोग एडमिट कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के। 7 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। जो लोग कायदे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो मैं आप लोगों को अपने दिल से जो है वो दुआ देती हूँ कि जो लोग वाकई में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात जो है वो कर रही हूँ। तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कीजिए, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस समय स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, डिटेल स्टडी की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो आप लोग खुद ही बहुत स्मार्ट हैं और जो है मेरी जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं कर ही रही हूँ। और वैसे मैंने अपने बारे में मेरे ये सुनने में आया है कि मैं जो कोई काम लेती हूँ उसे पूरा नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा काम मुझसे अधूरा रह गया या ऐसी मैंने कौन सी किसकी जो है वो भैंस खोल ली कि जो है जो मुझसे जो है लोग का ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, भगवान उनका भी भला करे। और मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब तक कोई बहुत ही ऐसा कारण ना हो कि मैं नहीं आ पाती हूँ, वरना जो मैं काम लेती हूँ वो करती हूँ। सबसे जूनियर की सारी तैयारी मैंने करवाई, अब भी मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। तो जो लोग मानते हैं बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरों की कहीं बात पर एकदम से रिएक्ट करती हूँ, मगर बड़े प्यार से मुस्कुरा के कह रही हूँ आप लोगों से। अगर किसी को भी ये लगता है, कोई आपसे ये कहता है कि हमारा चैनल बहुत ख़राब है और उस चैनल पर कोई भी काम कायदे का नहीं किया जाता है, तो कम से कम एक बार इस चैनल पर आकर यहाँ की क्वालिटी देखिए। और आपको लगता है कि वाकई में मेरी क्वालिटी बहुत ख़राब है, मेरे से ज़्यादा बेकार टीचर कोई नहीं है, तो आप इस चैनल को केवल इस चैनल को ब्लॉक कीजिएगा। और जो है भाई बात ये है, चाहे चीज़ अच्छी हो चाहे चीज़ बुरी हो, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो दोनों तरह से अच्छे और बुरे रूप में फैलती है। तो इसी बात के साथ मैं भी, अगर मैं अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली मुझे चाहने वाले बढ़ते रहेंगे, मैं बुरी होंगी तो कुछ ही समय में ये चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, द कर्मा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के से कहना चाहूँगी। अगर आपको ये चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा हो, ब्लॉक मारिए इस चैनल को। मैं आपसे सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगी, मैं तो आपसे कह रही हूँ इफ़ यू डोंट लाइक दिस चैनल, ब्लॉक दिस चैनल फॉर एवर, ब्लॉक कर दीजिए। मगर अपना कीमती नेट बिल्कुल भी एक ख़राब चीज़ पर वेस्ट मत करिए। और जिनको ये चैनल अच्छा लगता है वो अपनी जो है उस चैनल से अपनी तैयारी करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का है हमारा डे 26 और 40 डेज स्ट्रैटेजी जो चल रही है। डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। भाई अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। इस समय आपके पास जितना समय है लगा दीजिए पूरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्रॉनिकल प्ले। क्रॉनिकल प्ले क्या होता है? क्रॉनिकल प्ले से समझिए ऐसे प्लेज होते हैं, ये 16th सेंचुरी में ये प्लेज थे जिसमें लूजली रिलेटेड कनेक्टेड हिस्टोरिकल कहानियाँ होती हैं, लूजली कनेक्टेड हिस्टोरिकल स्टोरीज होती हैं और उसमें जो है रियल हिस्ट्री की जो कहानी जो है वो बताई जाती हैं। आप यहाँ देखिए कि ये इसका बी और डी सी पार्ट तो है ही नहीं, लेकिन इसमें क्रॉनिकल प्लेज वर वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स वर वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स बाय रैफल हॉलिंशेड। तो रैफल हॉलिंशेड के उस पर ये आधारित हुआ करते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई क्रॉनिकल प्लेज, अब अगर मैं कहूँ कि प्ले विच डील्स विद हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, ए प्ले विच डील्स विद हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर, ये इसका ज़्यादा ऑप्शन सही है, क्योंकि सारे हिस्टोरिकल प्लेज हॉलिंशेड के उस पर आधारित नहीं हुआ करते थे, लूजली कनेक्टेड हिस्टोरिकल। तो इसलिए मैं इसका आंसर जो है वो लगा रही हूँ, दैट इज अ प्ले विच डील्स विद हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सिनोनिम्स बताने हैं। मक्खी, मक्खी का मतलब क्या होता है? मक्खी, मक्खी से याद कर लीजिए, मक्खी कैसी होती है? गंदी होती है, जो सब जगह जहाँ जाती है गंदगी फैलाती है। तो मक्खी का मतलब भी होता है बहुत ही गंदा, डर्ट से भरा हुआ। तो मक्खी मीन्स मक्खी से याद रख लीजिए, दैट इज़ डर्टी। डर्टी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा, डर्टी, बहुत ही गंदा, बहुत ही जो फिल्दी, दैट इज़ मक्खी।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वीजी। क्वीजी का मतलब होता है अंडर द वेदर। एक ये भी मैंने बताया था, अंडर द वेदर, जो मैंने इसके लिए यूज़ किया था मेटोनमी, जो फिगर ऑफ स्पीच बताने के लिए यूज़ किया था। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि बीमार महसूस करना, तो क्वीजी का मतलब भी होता है फीलिंग सिक, बीमार महसूस करने के लिए कहा जाता है क्वीजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोटिफाई। ये एंटोनिम्स बताने हैं। मोटिफाई का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को बहुत ज़्यादा अपने किसी दुष्कृत्य से शर्मिंदा करने को मोटिफाई करना कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, अब आप ये देखिए, अबाश का मतलब होता है बिल्कुल जो है इसमें भी इसमें ये अबाश बेशर्मी से। नॉन प्लस मतलब होता है कि बहुत ही हक्का बक्का हो जाना। तो एग्जॉल्ट का मतलब होता है ऊपर चढ़ाई तक ले जाना, बहुत ही ऊंचे उन्नत लेवल तक ले जाने को बोलते हैं। तो मोटिफाई का जो एंटोनिम होगा दैट विल बी एग्जॉल्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, जो सांसारिक से संबंधित होता है दैट इज मुंडेन। तो मुंडेन का क्या होगा, दैट इज अनवर्ल्डली। मुंडेन का सिनोनिम होता है वर्ल्डली, और मुंडेन का एंटोनिम होगा अनवर्ल्डली, जो संसार से परे होगा, दैट इज मुंडेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयंस। जब प्रिजनर को बाउंड कर दिया गया आयंस में, यानी कि वो बंधा हुआ था बेड़ियों में, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी में मेटल से किस उसके बने हुए चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सिनेक्डोकी वो पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें पार्ट फॉर होल और होल फॉर पार्ट लिया जाता है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें मेटल जो है वो होल हो गया, उससे बेड़ियाँ जो हो गई उसका पार्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच आएगी दैट इज सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी में मेटल से उसके बने हुए सामान की बात की जा रही है, तो होल से पार्ट की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर है सिनेक्डोकी। Now the next question is identify the figure of speech. Some mute inglorious Milton here may lie. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई शांत इनग्लोरियस मिल्टन जो है वो लेटा हुआ है। अब मिल्टन जो है, जो वर्ड यूज़ करा जा रहा है वो एज एन एपिथेट यूज़ करा जा रहा है। जब हम किसी चीज़ को किसी बताने के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम ये बोलते हैं सत्यवादी हरीशचंद्र किसी व्यक्ति के लिए, या हिटलर वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो एपिथेट्स की तरह यूज़ होते हैं। यानी कि जब एपिथेट्स जो यूज़ होते हैं वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनको जो है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। देखिए, अगर हम ये कहते हैं हैव यू रेड शेक्सपियर, तो वो मेटोनमी इसलिए है क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। आप शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए ये कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं कि सब म्यूट इनग्लोरियस, तो बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, उसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया का मतलब होता है कि जब आप एपिथेट को प्रॉपर नेम की तरह यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एंटोनोमेशिया। व्हेन यू यूज़ एन एपिथेट एज अ प्रॉपर नेम दैट इज नोन एज एंटोनोमेशिया। Now the next one is one word substitution है shining, brilliant and magnificent। दैदीप्यमान, चमकदार, बहुत ही खूबसूरत, चमकदार जो चीज़ होती है उसे क्या कहा जाता है। वैसे तो लुमिनस भी होता है जो चमकदार है, ग्लीमिंग का मतलब भी होता है, लेकिन रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शाइनिंग, ब्रिलियंट एंड मैग्निफिसेंट। कि दैदीप्यमान, चमकदार, एक ऐसी चीज़ दिव्य ज्योति निकलती हुई, उसे क्या कहा जाता है, रेस्प्लेंडेंट। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में बहुत ही केयरफुल होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में केयरफुल से, देखिए जो बहुत ही ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने में पंक्चुअल होता है, दैट इज़ पंक्टिलियस। तो ये जो है अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने में जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, दैट इज़ पंक्टिलियस। यानी कि बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित हो, उसे क्या कहा जाता है, पंक्टिलियस। Now the next one is a thing liable to be easily broken। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे क्या कहा जाता है। जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे कहते हैं ब्रिटल। जो ऐसे ही बस हाथ लगाते ही टूट जाए, दैट इज नोन एज ब्रिटल।
Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass of glory, in the flower we will grieve not rather find. ये जो लाइन्स हैं, though nothing can bring back the hour of splendor in the grass of glory in the flower, ये लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी से लिया गया है। ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के बारे में वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताती है कि सोल जो है उसके वेयर द सोल लिव्स आफ्टर डेथ एंड बिफोर बर्थ। तो ये जो लाइन्स हैं ये लाइन्स ली गई हैं ओड इनटू इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two voices are there, one is of the sea, one of the mountains, each a might voice. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, थॉट ऑफ ए ब्रिटन ऑन द सब्जुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड। ये एक सोनेट है वर्ड्सवर्थ का और वहीं से ये लाइन्स ली गई हैं। टू वॉइसेस आर देयर, दो आवाज़ें हैं। वन इज ऑफ द सी, एक समुद्र की, एक माउंटेन्स की, ईच अ माइट वॉइस, और दोनों ही आवाज़ें बहुत पावरफुल है। तो ये जो सोनेट है ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, थॉट ऑफ अ ब्रिटन ऑन द सब्जुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड। Now the next question is, till old experience do attain to something like prophetic strain, these lines appear in. ये जो lines हैं ये मिल्टन की कंपेनियन पोएम अलीग्रो एंड अल पेंसिरोसो में से ली गई है। और इस लाइन में ये देखिए, ये मिल्टन ने ये पोएम होटन पीरियड के दौरान लिखी थी। Till old experience do attain to something like prophetic strain, यहाँ पर ये कहता है कि old experience जो है do attain, कि भाई जब old experience जो है प्राप्त होता है तो कुछ prophetic strain जो है व्यक्ति प्राप्त करता है। Fame is no plant that grows on mortal soil, ये मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम है लिसिडस, ये उसी में से लिया गया है, लिसिडस में से लिया गया है। ये मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था और ये पोएम जो है ये बहुत सारी एलिजीज जो पब्लिश हुई थी जस्टा एडवर्डो में, तो उसमें जो है ये भी एक पब्लिश हुई थी। ये भी मिल्टन ने अपने होटन पीरियड के दौरान जो है वो लिखी है। और इस पोएम में मिल्टन ने अपने दोस्त के लिए कहा है कि जब ये पोएम पढ़ी जा रही है तो उस पर वो अपोलो जो कि गॉड ऑफ पोइट्री है वो कह रहे हैं कि फेम कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो ऐसे ही मोर्टल सॉइल पर जो है वो उग जाता है। तो ये लाइंस जो हैं ये कही है किसने? मिल्टन ने। प्रोल्यूजन्स, ये जो वर्ड है दैट इज प्रोल्यूजन्स। प्रोल्यूजन्स जो है वो जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोल्यूजन्स जो वर्क है ये लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। ये कुछ ऐसी वर्क्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, तो प्रोल्यूजन्स जो है वो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। At last he rose and twisted his mantle blue, tomorrow to fresh woods and pastures new. These are the closing lines of, ये lines हैं लिसिडस की lines हैं मिल्टन की लिखी हुई पोएम का। और उसमें मिल्टन ने ये एलिजी होती है, ये एक मोनोडी है। एलिजी में जो पोएट होता है जब शुरुआत जो करता है वो ग्रीफ से करता है, लेकिन अंत में वो ने उसके साथ इसकी ग्रीफ जो है वो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो ऐसे ही इस पोएम में वो नेचर के साथ एकाकार हो जाता है। और इस पूरी पोएम में पैथेटिक फैलेसी का यूज़ किया गया है। और ये पोएम जो है ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं लिसिडस से, ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। Milton's commerce, the god of dash, is different from the commerce introduced by Ben Jonson and others into their mass. मिल्टन ने अपने वर्क कॉमर्स जो कि काफ़ी सारे उससे प्रभावित है, मिल्टन ने जो गॉड ऑफ रिवेलरी दिखाया, यानी कि हास्य का जो गॉड है वो दिखाया है। मिल्टन ने कॉमर्स जो कि बेटा है बैकस और सर्सी का बेटा दिखाया है, और मिल्टन ने उसे शो करा है गॉड ऑफ रिवेलरी।
Who was the national god of the Ammonites to whom children were offered as sacrifice in ode to the morning of Christ's nativity? इसमें दिखाया है कि बाइबल में जो दिखाया गया है मोलोक का वर्णन किया गया है, जिसको बच्चों को की बलि जो है वो चढ़ाई जाती है। तो नेशनल गॉड ऑफ एमोनिटीज दिखाया गया है मोलोक, जिसको बच्चों की बलि जो है वो उसको चढ़ाई जाती है। ह्यूमन सेक्रीफाइस में भी बच्चों की सेक्रीफाइस जो है उसके सम्मान में की जाती है। Descend from heaven, Urania by name, if rightly thou art called, whose voice divine following above the Olympian hill I soar. These are the lines from Paradise Lost. In these lines word Urania has been mentioned. Urania जो मिल्टन ने अपनी म्यूज़ को दिखाया, गॉडेस ऑफ पोइट्री, और शी इज़ द डॉटर ऑफ गॉड। 9 म्यूजेस में से डॉटर ऑफ गॉड जो है वो यूरेनिया को उन्होंने बताया है। This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the silver sea. ये लाइंस शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं शेक्सपियर के प्ले रिचर्ड सेकंड से। रिचर्ड सेकंड इज़ द पार्ट ऑफ अ टेट्रोलॉजी, और मतलब रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, 2 और हेनरी फिफ्थ ये पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी है। ये शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है। शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले जो हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स पर आधारित हैं, और ये जो लाइन्स हैं ये रिचर्ड सेकंड से ली गई हैं। Looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend. ये लाइंस जो हैं जूलियस सीजर की हैं, ब्रूटस के द्वारा बोली जाती हैं। ब्रूटस इसमें एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो ना केवल अपनी एस्पिरेशंस के लिए नहीं, बल्कि रोम को बचाने के लिए सीजर को मार देता है। उसको लगता है कि सीजर अगर राजा बन गया तो हर रोमन जो है वो उसका गुलाम हो जाएगा। तो ये लुक्स इन द क्लाउड स्कॉनिंग द बे, कि वो जो है हमेशा ऊपर की ओर देखता है और नीचे वालों को बहुत ही घृणा की नज़रों से देखता है। तो बाय विच ही डिड, जिनकी वजह से वो ऊपर चढ़ा है। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसकी लाइन्स हैं? जूलियस सीजर प्ले में ब्रूटस की लाइन्स हैं। The earth is a thief that feeds and breeds by composture, stolen from general excrement, each thing is a thief. These dialogue appear in शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है टाइमन ऑफ एथेंस, जिसमें टाइमन जो है वो अपनी फिलैंथ्रोपी की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो ये लाइंस जो हैं वो टाइमन ऑफ एथेंस की लाइंस हैं। He was a man, take him all in all, I shall not look upon his like again. ये लाइंस हैमलेट प्ले की हैं, जिसमें प्रिंस हैमलेट अपने फादर किंग हैमलेट के बारे में कह रहे हैं कि ही वॉज दैट टाइप ऑफ मैन, कि वो अपने आप में ही एक थे और उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। तो ये लाइंस हैं हैमलेट प्ले में प्रिंस हैमलेट की। Galsworthy is one of the plays is not based on the theme of family relations. Galsworthy के एक प्ले है जिसका नाम है एस्केप, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो एक प्रोस्टिट्यूट को बचाता है और उसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद लोग कैसा उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ये एस्केप में दिखाया गया है। तो ये फैमिली रिलेशंस पर आधारित प्ले नहीं है। तो गॉल्सवर्दी का जो प्ले है जो कि फैमिली रिलेशंस पे आधारित नहीं है, दैट इज एस्केप। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ऑन पेटी इशूज़, बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेरल के साथ लगाएंगे क्वेरल ओवर, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ओवर पेटी इशूज़, तो प्रेपोजिशन की दिक्कत है। Galsworthy does not create life but he has interpreted today. Galsworthy ने जिंदगी नहीं बल्कि आज का निर्माण किया है। ये लाइंस जो कही हैं ये जेमसन ने कही हैं। These lines ये क्रिटिक जेमसन के द्वारा कही गई हैं। The play Strife starts with the speech of play Strife.
ये जो प्ले है जो कि जो स्ट्राइक पर आधारित है, त्रिनार्था टिन प्ले फैक्ट्री में जो हो रही है, और इस प्ले की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है वाइल्डर की स्पीच से। वाइल्डर की स्पीच से इस प्ले की शुरुआत की जाती है। To study nature in his works is like exploring a new and beautiful country। कि शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है कि जब उसके वर्क में हम नेचर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है एक नई कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये कहा है W.J. लॉन्ग ने। ये वर्ड्स हैं W.J. लॉन्ग के शेक्सपियर के बारे में। कोरस वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन। शेक्सपियर ने प्रॉपरली जो कोरस को इंट्रोड्यूस करा था वो अपने हिस्ट्री प्ले हेनरी फिफ्थ में इंट्रोड्यूस करा था। हैं तो ये तीनों ही हिस्ट्री प्ले, लेकिन जो उन्होंने हिस्ट्री प्ले में जो जिसपे कोरस को इंट्रोड्यूस करा था दैट वाज हेनरी फिफ्थ। और द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी कौन सी कही जाती है? शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी कही जाती है टाइटस एंड्रोनिकस, जो कि एक ब्लड ट्रेजेडी है और जिसपे बहुत सारे कत्ल, रेप, कैनिबलिज्म है, और कहते हैं कि एलिजाबेथ के समय में इस ट्रेजेडी को काफ़ी इंजॉय किया गया था। तो दिस इज़ शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। आई होप कि आपको ये सेशन आप लोगों के लिए और ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और again best of luck for your exam. Bye bye.